दोस्तों राजस्थान वीडियो की क्लास में आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलें तथा उन पर आधारित उद्योग। देखिए उन पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको जो है टीचर बहुत कम करवाते हैं, लेकिन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इसलिए आपको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखकर पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है इस टॉपिक को, ठीक है ना। और अपने नोट्स कलेक्ट करते रहना भाई, क्योंकि नोट्सों को पढ़ना जो अगर आप नोट्स कलेक्ट कर लोगे तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उनमें से अध्ययन करते रहना, ठीक है ना। तो हमको समझना क्या है, समझिए। सबसे पहले समझना खाद्य फसल क्या होती है। समझिए खाद्य फसल उसको कहते हैं जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हमको वो खाने के यूज में करनी है। किसमें? खाने के यूज में लेंगे बस। उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि इससे जो है इसको बेच करके व्यापार करके इसको कमाई किया जा सके, इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता। इसका उद्देश्य सिर्फ खाना होता है, ठीक है ना। अगर बात करें वाणिज्यिक फसलों की, तो वाणिज्यिक फसल क्या होती है? वाणिज्यिक फसल उनको कहते हैं जिनका उद्देश्य खाना तो होता ही है, साथ में उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है व्यापार यानी कि पैसा कमाना। उनको किसके उद्देश्य से बोया जाता है? पैसा कमाने के उद्देश्य से बोया जाता है, तो इनको बोलते हैं वाणिज्यिक फसलें। जैसे कि आपके पास कपास की जो फसल है वो वाणिज्यिक फसल की श्रेणी में आ जाती है, मूंगफली भी वाणिज्यिक आ जाती है। ज़्यादातर जो तिलहन फसलें हैं वो सारी की सारी वाणिज्यिक फसलों की श्रेणी में आती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी वाणिज्यिक फसलें। उसके बाद औद्योगिक कौन कौन से? देखिए जो फसलों पर आधारित उद्योग कौन कौन से वो हम आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे। और सबसे पहले इनको समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ना है राजस्थान की खाद्य फसल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक फसल, और उसके बाद पढ़ेंगे उनके उद्योग, ठीक है ना। तो इससे को पढ़ने से पहले मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य लिखा दिए, इन पर ध्यान दीजिएगा। राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या लगभग 70% है, और जो रोजगार की दृष्टि से किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। किसकी? राजस्थान की। क्यों है समझिए। क्योंकि राजस्थान में जो है इतने उद्योग नहीं है, ना ही राजस्थान में कोई फैक्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी की कमी है राजस्थान में, इसलिए सारी की सारी जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और कृषि पर कौन सी जनसंख्या निर्भर है? कार्यशील जनसंख्या, यानी कि बेरोजगार लोग किस में निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। देखिए कार्यशील जनसंख्या मैंने आपको करवा दी थी कि बेरोजगार, राजस्थान में बेरोजगारी एवं निर्धनता वाले टॉपिक में कार्यशील जनसंख्या ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 या 64 साल होती है, और जो स्वस्थ होते हैं, जो कैसे होते हैं? स्वस्थ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कार्यशील जनसंख्या यानी कि बेरोजगार लोग कहते हैं। मैंने आपको बता दिया था पहले। और बात करें यदि वो लोग बीमार हैं तो वो कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में नहीं आएंगे भाई साहब। किसकी श्रेणी में नहीं आएंगे? कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में नहीं आएंगे। यदि वो बीमार है तो वो स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है ना। ये सारे लोग जो है कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर। बात करें कृषि पर तो निर्भर है, लेकिन कृषि में भी अगर बात करें कृषि किस पर निर्भर है भाई साहब? कृषि हमारे मानसूनों पर निर्भर है। क्यों निर्भर है? क्योंकि राजस्थान में सिंचाई के उचित साधन नहीं है, ना तो इसमें नहर हैं, ना इतने तालाब हैं, और ना इतने जलाशय हैं, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर मरुस्थल के प्रभाव की वजह से, और यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला का जो है रुकावट है, इसकी वजह से जो अपने यहाँ से आते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून सीधे के सीधे निकल जाते हैं, ना ही बरसात होती है, इसलिए यहाँ पर जल की जो किल्लत है, इसी कारण अगर मानसून अच्छी तरह से आ जाते हैं तो हमारी फसल अच्छी हो जाती है और उस पर पूरी जनसंख्या निर्भर हो जाती है, ठीक है ना। अगर आगे बात करें राजस्थान में सर्वाधिक फसल क्षेत्र बाड़मेर में है, तथा सबसे कम जो है राजसमंद जिले में है, ठीक है ना। सर्वाधिक क्षेत्र की अगर बात करें जो व्यर्थ या बंजर भूमि है वो है जैसलमेर में, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्र है व्यर्थ या बंजर भूमि वाला जैसलमेर में, क्योंकि वो मरुस्थल वाला क्षेत्र है। बात करें एक वो आई थी हरित क्रांति 1966-67 में, वो लेके आए थे MS स्वामीनाथन। कौन लेके आए थे? MS स्वामीनाथन। वो पूरे भारत में लेके आए थे। जब ये भारत में लेके आए थे तो इस पर राजस्थान में सर्वाधिक इस पर जो है असर पड़ा था। क्यों पड़ा था? क्योंकि इसमें गेहूं की वृद्धि सर्वाधिक हुई थी। गेहूं की सर्वाधिक वृद्धि हुई थी किसमें? हरित क्रांति में, जो MS स्वामीनाथन लेके आए थे। और गेहूं की वृद्धि हुई किस राज्य में? वो हुई थी अपने राजस्थान राज्य में। किसमें हुई थी? राजस्थान राज्य में गेहूं की वृद्धि सर्वाधिक हुई थी। ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि जो MS स्वामीनाथन के प्रयासों से राजस्थान राज्य में गेहूं की वृद्धि हो गई थी। अब बात करें राजस्थान की खाद्य फसलों के बारे में। अब सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान की खाद्य फसल कौन कौन सी है। तो खाद्य फसलों को हम किस तरह से पढ़ना है हमको समझिए। सबसे पहले तुमको पढ़ना है कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, उसके बाद रबी की फसल कौन सी होती है, उसके बाद जायद की फसल कौन सी होती है, ये क्या क्या काम आती है इनकी, कौन सा इनका समय होता है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे खरीफ की फसलों में अलग अलग से फसल पढ़ेंगे, यानी कि खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें होती हैं, तिल की, गेहूं की, सरसों की, ये वाला अलग अलग से एक एक फसल को पढ़ेंगे। उसके बाद जायद की एक एक फसल को पढ़ेंगे, ठीक है ना। सारा टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, लेकिन तीनों को समझ लेते हैं ये जड़ क्या है इनकी, ठीक है ना। तो समझिए क्या चीजें। देखो खरीफ की फसल, इसका उपनाम होता है स्यालू। इसका उपनाम क्या होता है? स्यालू, ठीक है ना। बात करें ये कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर के माह में इसको काट लिया जाता है, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर के माह में इसको काट लिया जाता है।
मानसूनों की बात करें तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों पर निर्भर होती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून लगभग 6 जून से स्टार्ट हो जाते हैं आना भारत में। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो शुरू होती है लगभग बांसवाड़ा जिले में अपना मानसून प्रवेश करते हैं, बांसवाड़ा यानी कि दक्षिण वाले क्षेत्र में राजस्थान में। तो ये उन पर निर्भर करती है, इसलिए मानसूनों पर तो विशेष निर्भर होती है जो खरीफ की फसल है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों पर। ठीक है, अगर बात करें कौन कौन सी फसल आती है तो इसमें आती है धान, गन्ना, तिलहन, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा। ये तो आप याद कर लेना। और मैंने आपको दाल लिखा दी जो खरीफ की फसल में आती है, वो मैंने एक साथ लिखा दी आपको। मूंग, मोट, उड़द, अरहर, जूट, ये आपकी दाल हो गई जो खरीफ की फसल में आती है। उसके बाद तंबाकू और लोसिया, ये सारे के सारे खरीफ की फसल में आते हैं। इस खरीफ की फसल को हम किसके नाम से जानते हैं? चौमासा या सावड़ू के नाम से भी इस फसल को जाना जाता है। सावड़ू या चौमासा इस फसल को कहा जाता है। अब बात करें रबी की फसल क्या होती है। रबी की फसल समझिए इसका उपनाम है उनालू या सियालू। तो राजस्थान में इसको दो नामों से जाना जाता है, एक तो उनालू के नाम से, एक सियालू के नाम से। समझ में आ गया ना? तो राजस्थान में इसको दो नामों से जाना जाता है, एक उनालू, एक सियालू। समझ में आ गया? आगे हम बात करें इसका जो प्रारंभ होता है कब से होता है। इसका प्रारंभ अक्टूबर नवंबर से इसकी बुवाई शुरू हो जाती है और लगभग मार्च में, यानी लगभग फरवरी से लेकर के मार्च वाले महीने में इसको काट लिया जाता है। फरवरी से मार्च वाले महीने में इसको काट लिया जाता है। ठीक है ना? बात करें इनके उत्पादन में, तो इनके उत्पादन में जो है शीतकालीन व पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा बहुत सहायक होती है। तो इनके उत्पादन में शीतकालीन व पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभ क्या होती है समझिए। अगर बात करें ये है हमारा छोटा सा, अगर बात करें ये तो हमारा भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना भारत का नक्शा। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपका यूरोप महाद्वीप आ गया। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप से अपनी जो है वो आती है, यूरोप महाद्वीप से क्या आती है अपनी शीतकालीन ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं जिनको पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। छोटी छोटी बरसात होती है। तो ये हो गया अपना भारत। ठीक है ना? ये भारत और ये होगा आपका यूरोप। तो यहाँ से शीतकालीन छोटी छोटी हवाएं आएंगी और हवाएं आएंगी तो राजस्थान में प्रेस करेंगी। तो इन हवाओं का उद्देश्य क्या होता है? ये इस शीतकाल में आती है वैसे ठंडी के मौसम में। जब ये आती हैं तो ये रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रबी की फसल के लिए पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली बरसात भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना? अब इसमें फसल कौन कौन सी होती है? गेहूं, सरसों, जौ, चना, लहसुन, चुकंदर, मेथी, अफीम, आलू और तारमीरा और ईसबगोल, ये सारी सारी फसल इसकी महत्वपूर्ण होती हैं। आप इनको याद कर लेना कौन कौन सी फसल रहती है। वैसे मैं आपको एक एक फसल करवाऊंगा। गेहूं की क्या है, सरसों क्या है, चना क्या है, जौ क्या है, लहसुन क्या है, सारा का सारा। ठीक है ना? अब बात करते हैं जायद की फसलों के बारे में। ये मार्च में इनकी बुवाई शुरू होती है और जून में इनको काट लिया जाता है। मौसम की बात करें तो ये बसंत वाला मौसम होता है। मार्च से लेकर के जून का महीना जो होता है बसंत मौसम होता है, इसलिए इनको बसंती या बसंती फसल भी कहा जा सकता है। ठीक है ना? बात करें कौन कौन सी फसल उगती है। खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, करेला, कद्दू, ये सारी फसलें इनमें। तो इनको याद कर लेना, सरल है। खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, करेला, कद्दू। ठीक है ना? बात करें वाणिज्यिक फसल, ये अपना चौथा टॉपिक जोड़ता है क्योंकि वाणिज्यिक फसलों को समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी फसल होती है। वाणिज्यिक फसल अलग से टॉपिक लगता है। तो वाणिज्यिक फसल कौन कौन सी समझिए। गन्ना, तिलहन, तंबाकू, कपास। और तिलहन में कौन कौन सी आ जाती है? तिल आ जाती है, राई, सरसों, अरंडी, ये सारी की सारी अपनी वाणिज्यिक यानी कि मुद्रादायनी फसल होती है। ठीक है ना? सारी की सारी वाणिज्यिक मुद्रादायनी फसल होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख फसलें, और प्रमुख फसलों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम रबी की फसल। और रबी की फसल के अंतर्गत हमको पढ़ना है गेहूं। समझ में आ गया? तो रबी की फसल के अंतर्गत क्या पढ़ना है हमको? गेहूं पढ़ना है। अब देखिए गेहूं में मिट्टी होती है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? दोमट होनी चाहिए, महीन कोप और चीका प्रधान मिट्टी होनी चाहिए। दोमट, महीन कोप, चीका प्रधान मिट्टी कहते किसे हैं? देखिए दोमट मिट्टी उसी जलोढ़ मृदा को कहते हैं जो आपने कभी पढ़ी होगी, जलोढ़ मृदा। उसके बाद आपने इसका एक और नाम पढ़ा होगा काछारी मृदा। क्या पढ़ा होगा? काछारी मृदा भी इस दोमट मिट्टी को कहा जाता है। अब समझिए इसकी विशेषता क्या होती है। देखिए ये होगी आपकी दोमट मिट्टी। तो इसकी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि बारीक छिद्र होते हैं इस मिट्टी के कणों के अंतर्गत, जो पानी जिसके सतह पर जो पानी आता है उसको ये ऑब्जर्व कर लेती है। दूसरा पॉइंट, इसकी जो उर्वरा शक्ति होती है बहुत अधिक होती है और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है ना? तो इसमें पोषक तत्व उर्वरा शक्ति बहुत अधिक होने के कारण ज्यादातर जो फसलों में दोमट मिट्टियों का उपयोग किया जाता है, लगभग 90 से लेकर के 95% जो फसल हैं वो आपको दोमट मिट्टी में उगाई जाएंगी। और इसलिए आप जो दोमट मिट्टी वाला ये पॉइंट है ना, इसको तो याद कर लीजिए क्योंकि ये लगभग सभी फसलों में आपको देखने को मिल जाएगी। मिट्टी की बात आई तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए? महीन मिट्टी होनी चाहिए, चीका मिट्टी प्रधान मिट्टी होनी चाहिए। चीका प्रधान यानी कि चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। ओके, बात करें यदि पीएच स्केल की, तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए भाई? देखिए पीएच मान होना चाहिए 5 से लेकर के 7.5 के मध्य होना जरूरी है। जो आपकी मृदा है उसका पीएच मान 5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद वर्षा की बात करें तो इसमें देखिए वर्षा के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है। एक गेहूं की किस्म है जिसका नाम है ट्रिटिकम। ये साधारण गेहूं की किस्म है। तो ट्रिटिकम जो होती है ऐसी किस्म जो सर्वाधिक उगाई जाती है। सर्वाधिक उगाई जाती है कौन सी? ट्रिटिकम किस्म। सर्वाधिक क्षेत्रों में इसकी जो बुवाई की जाती है। लेकिन एक और किस्म है जिसका नाम मैक्रोनी किस्म। क्या नाम है? मैक्रोनी किस्म। ये ऐसी किस्म है जो सबसे कम
कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। तो सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी किस्म का उत्पादन किया जाता है? मैक्रोनी किस्म का। बात करें सर्वाधिक कौन सी किस्म बोवाई जाती है, तो सर्वाधिक ट्रिटिकम यानी कि साधारण गेहूं की किस्म बोवाई जाती है। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है, अच्छी तरह से याद करना, कंफ्यूज मत हो जाना। बात करें ताप होना चाहिए 15 से 25 डिग्री, कितना होना चाहिए? 15 से 25 डिग्री सेल्सियस इसका ताप होना चाहिए। और अगर बात करें वर्षा की, तो वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर यह उत्पादन इनका अच्छा होता है। वैसे तो हो तो जाता है, लेकिन उन क्षेत्रों में भी हो जाता है जहाँ कम वर्षा होती है, लेकिन वहाँ पर आपको जैसे मैक्रोनी गेहूं की किस्में, ऐसी किस्मों के बारे में आपको अध्ययन होना चाहिए, ताकि आप को पता लगे कि जहाँ पर कम वर्षा है, कम वर्षा वाले क्षेत्र है, वहाँ पर कौन कौन से गेहूं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना। बात करी जाए राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, देखो राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में गेहूं अधिक उत्पादन किया जाता है, क्योंकि देखिए बात करें पश्चिमी क्षेत्रों में तो किया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपको गेहूं की बेहतर किस्म चाहिए उगाना, आप अच्छी पैदावार चाहते हैं, तो 60 से 100 सेंटीमीटर बरसात होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर तो रेगिस्तान में होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर आपको पश्चिमी राजस्थान में होती है देखने को। तो इसमें इससे जो है काफ़ी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर आपको पर्याप्तता देखनी है तो आपको इसमें एक फसल बो सकते हैं, वो है मैक्रोनी किस्म की, ठीक है ना। दूसरा बात करें आपको पश्चिमी राजस्थान में क्यों उगाई जाती है, देखो ये हो गया आपका राजस्थान का चतुर्भुजाकार, ठीक है, ये हो गया आपका राजस्थान चतुर्भुजाकार। अगर बात करें ये पूर्वी क्षेत्र के जिले हो गए, जैसे कि कौन कौन से जगह, राजसमंद नहीं, दौसा, अलवर, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। और ये बात करें ये आपका हो गया दक्षिणी पूर्वी वाला हिस्सा, कौन सा? दक्षिणी पूर्वी वाला हिस्सा, ये आपका हो गया हाड़ौती वाला क्षेत्र, कौन सा हो गया? हाड़ौती वाला क्षेत्र। तो दक्षिणी पूर्वी वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी जो मानसून आते हैं इधर से, तो यहाँ पर बरसात करके जाते हैं, ठीक है। इधर से ये वाले मानसून जब रिटर्न होकर आते हैं वापस से दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो इधर यहाँ पर बरसात हो जाती है। तो आपको इस चीज़ को नोटिस करना है, क्यों? तो यहाँ पर लगभग 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर बरसात तो है वो तो हो ही जाती है, 60 से 100 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर अच्छी किस्म की जो है गेहूं पैदा हो जाती है और सर्वाधिक गेहूं पैदा होती है। बात करें आगे की बात, तो खाद्यान्नों में सबसे पहली जो फसल आती है वो रबी की फसलों में गेहूँ आती है। कौन सी आती है? गेहूँ आती है। ये सर्वाधिक सबसे पहली उपयोग की जाने वाली फसल है। भारत में सर्वाधिक यूपी में उगाई जाती है, और प्रति हेक्टेयर के मामले में अगर देखा जाए तो पंजाब में सर्वाधिक उगाई जाती है प्रति हेक्टेयर के मामले में। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर में इसको उगाया जाता है, और इसलिए गंगानगर को अन्न को कटोरा भी कहा जाता है। बात करूं देखो गंगानगर जो है ना, इसको सिर्फ राजस्थान में यहाँ पर गेहूं सर्वाधिक उगाया जाता है, इसलिए इसको अन्न का कटोरा नहीं कहते, बल्कि इसमें यहाँ पर मक्का, ज्वार, बाजरा ऐसी कई फसलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है यहाँ पर, इसलिए इसको अन्न का कटोरा कहा जाता है। सिर्फ गेहूं की वजह से नहीं कहते, याद रखना। बात करें गेहूं उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, देखिए गंगानगर, अलवर, हनुमानगढ़, जयपुर। गंगानगर के बारे में कौन कौन सी फसलें और सर्वाधिक उगाई जाती है, मैं आगे की फसलों में आपको गंगानगर के बारे में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसको बस पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, अध्ययन करते रहिए अच्छी तरह से। बात करें गेहूं की सर्वश्रेष्ठ जो किस्म है वो है राजस्थान 3765। राजस्थान 3765 सबसे अच्छी उच्च किस्म मानी जाती है। और बात करें जो ये राजस्थान 3765 है ना, इसका विकास जो किया था राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने किया था, याद रखना। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने राजस्थान 37,365 इस वाली किस्म का विकास किया था, ठीक है ना। अगर बात करें राजस्थान 3077, तो राजस्थान 3077 भी एक गेहूं की किस्म है और अच्छी किस्म है। क्यों है? क्योंकि इसमें 12.5% जो है प्रोटीन अन्य गेहूं की अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। यदि किसी गेहूं में 10% प्रोटीन है तो राजस्थान 3077 जो किस्म है उसमें आपको 22% देखने को मिल जाएगा लगभग, क्योंकि इसमें इतना प्रोटीन अधिक होता है। इसलिए ये चपाती के मामले में अच्छी किस्म है, यहाँ पर अच्छी चपाती इससे बनाई जाती है। बात करें प्रोटीन कौन सी होती है इसमें, तो प्रोटीन होती है भाई साहब इसमें ग्लूटेन। प्रोटीन कौन सी देखने को मिलेगी आपको? ग्लूटेन प्रोटीन देखने को मिलेगी किसमें? गेहूं में। विश्व में सर्वाधिक जो गेहूं है वो चीन में, और उसके बाद भारत में, फिर उसके बाद रूस में इसका उत्पादन किया जाता है। ज्वार को गरीब की रोटी कहते हैं, जो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा में सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है। देखो ज्वार वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा लग गया था मिस्टेक से, तो आप इसको, वैसे मैं इसको ज्वार वाले में लिखवाना चाह रहा था, लेकिन आप इसको लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ज्वार के बारे में इतना कुछ डिटेल है नहीं, तो ज्वार को बस इतना रख लेना, ये इंपॉर्टेंट लेना। ज्वार को गरीब की रोटी कहते हैं। कहाँ पर उगाया जाता है? अजमेर, पाली और भीलवाड़ा में इसको उगाया जाता है, तो इसको आप लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। अगला जो है अपनी फसल है जौ। जौ के बारे में देखिए, जौ की जो प्रमुख फसल है या प्रमुख किस्म है वो है ज्योति और RS6। RS6 जो है यानी कि RS6 जो की प्रमुख फसल है। और ये कैसे क्षेत्रों में उगाई जाती है? ये आपको उगाई मिलेगी शीतोष्ण कटिबंधीय एवं रबी की मौसम की फसल है। देखिए जब शीतोष्ण कटिबंधीय जहाँ पर क्षेत्र हमको देखने को मिलेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो आपको देखने को मिलेगा लगभग गंगानगर वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा, ये गंगानगर में, क्योंकि गंगानगर जो है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है गंगानगर, ठीक है ना। तो गंगानगर में आपको लगभग देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर रबी
एक पॉइंट और नोटिस कर लें, रबी की फसल का जो मौसम होता है तो इसको रबी की फसल के मौसम में उगाया जाता है। कुल मिलाकर के सीधा सीधा ऐसा समझ लिए ये फसल जो है जो है रबी की फसल की, रबी के मौसम की फसल है, यानी कि रबी की फसल है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। बात करें ताप कितनी होनी चाहिए, ताप होना चाहिए भाई साहब इसका 18 से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस, या फिर 15 से 18 कर लीजिए, बात ही की है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए। 50 से 70 सेंटीमीटर की बरसात होनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको बरसात ताप सब कुछ लगा रखा है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, दोमट होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था ना, दोमट मिट्टी की तो कंटस्टी कर लीजिए बस, दोमट मिट्टी। उसके बाद उत्पादन कहाँ पर होता है, इसका उत्पादन होता है गंगानगर, जयपुर, दौसा, अजमेर। देखिए ये जो जिले हैं ना, गंगानगर मैंने आपको बताया था, गंगानगर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, याद रखना। तो इसलिए यहाँ पर जौ का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में हो गया ना, अन्न का कटोरा। और गरीब की रोटी इसको पहले बोलते हैं। मावट इसके लिए बहुत उपयोगी होती है। मावट क्या होती है, सॉरी ये गलती से लग गया था, मावट इसके लिए उपयोगी नहीं होती है। मावट होती है चना के लिए उपयोगी। भाई साहब किसके लिए उपयोगी होती है, चना के लिए मावट उपयोगी होती है। मैंने आपको लिख दिया है, इस लाइन को मत लिखना आप, ठीक है ना। मावट चना के लिए उपयोगी होती है, इसके लिए उपयोगी नहीं होती है। चना वाले क्षेत्र में मैं इसको लिखवा दूंगा मावट वाले को। बात करें खरीफ की, देखो गरीब का खाद्यान्न किसको कहते हैं। अगर गरीब के खाद्यान्न की बात करें तो हम पढ़ रहे हैं जौ। इस चीज को नोटिस करना, दो चीजें देखो, एक तो है गरीब का खाद्यान्न, एक तो है गरीब का खाद्यान्न और एक है गरीब की रोटी, एक है गरीब की रोटी। देखिए एक तो है गरीब का खाद्यान्न, एक है गरीब की रोटी। तो हमको पढ़ना क्या है, मैंने आपको बताया था जो ज्वार है, ज्वार उसको बोलते हैं गरीब की रोटी, ज्वार को क्या बोलते हैं, गरीब की रोटी। और जो जौ हम पढ़ रहे हैं, जो जौ को बोलते हैं गरीब का खाद्यान्न। दोनों में कन्फ्यूज मत होना भाई, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसको बोलते हैं गरीब का खाद्यान्न, और जो आपका ज्वार है उसको बोलते हैं गरीब की रोटी। इसको क्या बोलते हैं, गरीब की रोटी, ठीक है ना। तो गरीब की रोटी ज्वार को बोलते हैं और गरीब का खाद्यान्न बोलते हैं इसको जौ को। अगला जो इसमें पॉइंट है वह है मधुमेह रोगियों के लिए ये जो जौ है ना, मधुमेह रोगी के लिए बहुत उपयोगी है। मधुमेह रोगी यदि इसका इस्तेमाल करेंगे तो जौ इसके लिए बहुत उपयोगी है। अब जौ की, जो आपको सभी को पता है जौ का उपयोग किसमें होता है, जौ का अन्य उपयोग शराब बनाने में और बियर बनाने में इसका उपयोग होता ही है। इसकी किस्म कौन कौन सी है, एक तो है राजकरण, मौलवा, कंचन। इसकी 3 किस्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जौ की, राजकरण, मौलवा, कंचन, ये सारा भाई देखो आपको याद करना पड़ेगा डिटेल से, बस आपको इतना समझा ही सकता हूँ। नेक्स्ट जो अपनी फसल है वो है चना। नेक्स्ट फसल कौन सी है अपनी, चना। देखिए ये भी आपको रबी में मिलती है। रबी में गेहूं के बाद दूसरे स्थान पर जो सर्वाधिक उगने वाली फसल है वो है चना, या फिर सर्वाधिक यूज होने वाली फसल है वो है आपकी चना, रबी की फसलों में, यानी कि रबी के मौसम में। ओके, आगे बात करें मावट जो है इसके लिए वेरी यूजफुल, क्योंकि मावट जो सर्दियों में जो बरसात होती है वो इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। किसके लिए, चना। चना के उत्पादन में मावट बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया था। ये लाइन मैंने आपको जौ वाले पोर्शन में लगा दी थी, इसलिए आप इसको थोड़ा सा वहां से डिलीट करके यहाँ लिख लेना, ठीक है ना। बात करें राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, गंगानगर और चूरू। गंगानगर और चूरू में सर्वाधिक देखने को मिलेगा। देखिए गंगानगर यहाँ पर भी आ रहा है। गंगानगर में भाई कई प्रकार की जो फसल है ना, खाद्यान्न फसलें वो बोई जाती है, इसलिए यहाँ पर इसको अन्न का कटोरा कहा जाता है। सिर्फ गेहूं की वजह से नहीं किया जाता, आप कहीं इस भ्रम में रह रहे हो कि गेहूं की वजह से कहा जाता हो, याद रख लेना, ठीक है ना। तो इस तरह की हम और कई फसलें पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए आज जो है टाइम काफी हो चुका है, वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे के जो वीडियो के टॉपिक में हम सिर्फ अलग अलग किस्मों के बारे में या फिर अलग अलग फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको लगभग 25 से लेकर के 30 फसलें और करानी है। इसके बाद इन फसलों को कराने के बाद, इनके बाद हमको वाणिज्यिक फसलें पढ़नी है। वाणिज्यिक फसल क्या होती है, इनका उत्पादन कहाँ होता है, कैसे होता है, फिर उसके बाद इन पर आधारित उद्योग पढ़ेंगे। बस आपसे इतना निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।